अभी हम लोग शेड्यूल नंबर 3 पढ़ रहे थे। ओके, शेड्यूल नंबर 3 का अभी हम लोग का फोर्थ एंट्री स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ओके, नॉट अ सप्लाई का हम लोग का चालू था अभी। सबसे पहला एंट्री क्या था? एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज। सेकंड, कोर्ट और ट्रिब्यूनल। थर्ड, एमपी एमएलए। समझ में आ रहा है पॉइंट? अभी हम लोग फोर्थ वाला एंट्री पढ़ रहे हैं। फ्यूनरल, बरियल, क्रीमेटोरियम, मॉर्चुरी एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज्ड। ओके, फ्यूनरल सर्विसेज, बरियल, क्रीमेटोरियम मतलब कि ये सब अंतिम संस्कार से रिलेटेड सर्विस है। ओके, तो जो भी अंतिम संस्कार से रिलेटेड सर्विसेज रहता है, गवर्नमेंट उसको बोलता है इट इज नॉट अ सप्लाई। क्योंकि बेचारे इंसान रो रहे हैं और ये लोग को जीएसटी कलेक्ट करना है। ओके, वो सही नहीं लगता। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो यहाँ पर फ्यूनरल वगैरह सर्विसेज के ऊपर कोई जीएसटी नहीं है। उसके बाद मॉर्चुरी। मॉर्चुरी मतलब कि एक अलग से जगह रहता है जहाँ पर डेड बॉडी को रखते हैं। मतलब उसका जो फैमिली रिलेटिव वगैरह आ रहा है, तब तक वो लोग क्या करते हैं, वो डेड बॉडी को एक साइड पे रखते हैं। जैसे आइस के ऊपर रखेंगे, बराबर है, उसके ऊपर नमक डाल के रखेंगे। तो वो सब सर्विसेज को बोलते हैं हम लोग मॉर्चुरी सर्विसेज। समझ में आ रहा है? इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज्ड। मतलब कि अगर डेड बॉडी का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, डेड बॉडी का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, मालूम है, ऐसा एक संस्था रहता है जो एम्बुलेंस भेजता है घर पे डेड बॉडी को लेके जाने के लिए। तो डेड बॉडी का ट्रांसपोर्टेशन इज ऑल्सो नॉट अ सप्लाई। एग्जाम नहीं, नॉट अ सप्लाई। एग्जाम सप्लाई बनने के लिए पहले सप्लाई बनना पड़ेगा। सप्लाई होने के बाद ही हम लोग क्या बोल सकते हैं उसको, एग्जाम है करके। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, नॉट अ सप्लाई का शेड्यूल है। तो अगर मरे हुए पर्सन का ट्रांसपोर्टेशन है, इट इज नॉट अ सप्लाई। लेकिन अगर पेशेंट का ट्रांसपोर्टेशन है, पेशेंट का, समझ में आ रहा है, मतलब कि हॉस्पिटल जा रहा है, देन इट विल बी अ सप्लाई, बट जीएसटी नहीं लगेगा उस पर, बिकॉज इट विल बी ट्रीटेड एज एग्जाम सप्लाई। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट इज एग्जाम सप्लाई। इधर लिखो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट, ओके, इट इज एग्जाम सप्लाई। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज्ड इज नॉट अ सप्लाई। क्लियर है पॉइंट? अगर हम लोग के यहाँ से निकला तब पेशेंट था और फिर एम्बुलेंस में मर गया, तो क्या होएगा? हाँ, यहाँ से निकला तो पेशेंट था, एम्बुलेंस में डेथ हो गया, अभी क्या माना जाएगा? पेशेंट की डेड बॉडी। ओके, पेशेंट ही माना जाएगा क्योंकि डायरेक्टली शमशान घाट नहीं जा रहे। ओके, उसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे, उसके फैमिली वालों को बोलेंगे। समझ में आ रहा पॉइंट? तो यहाँ पर जो पर्सन का पेशेंट पहले था और वो बाद में उसका डेथ हो गई, तो भी उसको पेशेंट ही ट्रीट किया जाएगा। फिर हॉस्पिटल से जो गाड़ी निकलेगा टुवर्ड्स शमशान घाट, उसके लिए वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज्ड माना जाएगा। क्लियर है क्या पॉइंट? उसके बाद नेक्स्ट, सेल ऑफ लैंड एंड कंप्लीटेड बिल्डिंग। ओके, सेल ऑफ लैंड एंड कंप्लीटेड बिल्डिंग ये हम लोगों ने पहले ही किया था। ओके, सेल ऑफ लैंड मतलब कि अगर हम लोगों ने कोई जमीन बेचा, उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी लगता है, कैपिटल गेन लगता है। ओके, लेकिन जीएसटी नहीं लगता है। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो लैंड बेचा तो फिर उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं रहेगा। फिर चाहे आप लोग लैंड को ऐसे ही बेचो, दैट इज आइदर एज इट इज, मतलब कि कुछ करे बिना ऐसे ही बेच दो लैंड को, तो भी जीएसटी नहीं लगेगा। या तो, और लैंड को बेचने के पहले आप लोगों ने लेवलिंग किया। लेवलिंग मतलब बहुत उबड़ खाबड़ जमीन था, उसको पूरा आपने स्ट्रेट किया। उसके बाद लेइंग डाउन ऑफ ड्रेनेज लाइंस, मतलब वहां पर कचरा वगैरह के लिए कोई लाइन नहीं था। ओके, सीपेज लाइन वगैरह कुछ नहीं था। उसके बाद वाटर लाइंस, पानी का कोई लाइन नहीं है उधर, तो आपने पानी का लाइन लगाया, कचरे का और सीवेज वगैरह का वो लाइन लगवाया। फिर लेवलिंग किया, उधर लाइट भी नहीं था, तो लाइट लगवाया। मतलब कि बहुत कुछ काम करने के बाद आप लोगों ने क्या बेचा? लैंड बेचा। देन ऑल्सो इट विल बी ट्रीटेड एज नॉट अ सप्लाई। मतलब आप लोग डायरेक्ट लैंड बेचो तो भी नॉट अ सप्लाई, और अगर आप लोग कुछ काम करने के बाद बेचो देन ऑल्सो इट इज नॉट अ सप्लाई। ओके, तो नॉट अ सप्लाई रहेगा। समझ में आया पॉइंट? ओके, ये 6 पॉइंट है ना, 6 पॉइंट, ये नंबर को कट कर दो, ये गलती से आ गया नंबर। और ये 6 को किधर शिफ्ट करना है? एक्शनेबल क्लेम पे।
हाँ नहीं, फुल पे लगेगा। हाँ, एंटायर और पार्ट आएगा। एंटायर और पार्ट आएगा, इधर इधर भी चेंज। एंटायर और पार्ट कंसिडर मतलब अगर बुकिंग पहले हो गया ना तो जीएसटी आ जाएगा। हाँ, फिर भले पेमेंट बाद में हो, एक्चुअली पेमेंट तो धीरे धीरे करके अपन ईएमआई के थ्रू बाद में ही भरते हैं। सुना। और अगर हम लोग लोन निकाल रहे हैं तो बैंक तो पूरा पैसा बिल्डर को दे देता है। सुन मारा पॉइंट। तो अपने लिए वो इंस्टॉलमेंट दिख रहा है, लेकिन लोन लिया तो फिर बिल्डर को तो पूरा पैसा मिल जाता है। ओके। तो कंप्लीट बिल्डिंग इज ऑल्सो नॉट अ सप्लाई। कंप्लीट बिल्डिंग मतलब क्या? कंसिडरेशन अपने को कब मिलना चाहिए? हाँ, आफ्टर सीसी। नहीं नहीं, एक सेकंड, इसको पार्ट मत लिखना क्योंकि कंप्लीटेड का डेफिनेशन है। अगर सीसी के पहले थोड़ा भी मिला ना, देन इट इज देन इट इज सप्लाई ऑफ सर्विस। मतलब कि अगर नॉट अ सप्लाई रहना है तो सीसी के बाद ही पैसा मिलना चाहिए, ऐसा। तो ये बराबर है, मतलब कंप्लीट के हिसाब से लिखा। तो जिधर अंडर कंस्ट्रक्शन था ना उधर पार्ट होना चाहिए, उधर चेक करो पार्ट है क्या। शेड्यूल 2 ओपन करो। शेड्यूल 2 में पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन होना चाहिए। हाँ, यहाँ पर देखो, वेर द पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन। समझ में आया क्या बोला? मतलब सीसी के पहले अगर थोड़ा भी पैसा मिला ना, इट इज सप्लाई। और अगर नॉट अ सप्लाई ट्रीट करना है तो क्या करना पड़ेगा? पूरा पैसा सीसी के बाद ही मिलना चाहिए। क्लियर है क्या पॉइंट? चलो उसके बाद नेक्स्ट सर, नेक्स्ट पॉइंट। अभी ये ना पॉइंट में अमेंडमेंट है, मतलब ये अमेंडेड है। तो इंटर में थे ना तभी इसके अंदर तीन ही चीज था, लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग। कि हम लोगों ने थोड़ी देर पहले मतलब फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था एक्शनेबल क्लेम के ऊपर। क्या है देखो, हम लोग नॉट ऑफ सप्लाई पढ़ रहे हैं। नॉट ऑफ सप्लाई में क्या लिखा हुआ है? एक्शनेबल क्लेम, मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज नॉट अ सप्लाई। ओके, सो एक्शनेबल क्लेम्स आर नॉट अ सप्लाई अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स। क्या मीनिंग हुआ इसका? बोलो। हाँ देखो, एक्शनेबल क्लेम जो रहेगा ना वो नॉट अ सप्लाई है, बट अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। मतलब स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई। देखो, नॉट अ सप्लाई है ना, नॉट अ सप्लाई। नॉट अ सप्लाई में हम लोग क्या क्या देख रहे हैं अभी? अदर देन। मतलब ये जो आगे लिखा है ना ये सब क्या माना जाएगा? सप्लाई माना जाएगा। क्या क्या एक्टिविटी देखो, लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग तो है। पहला लॉटरी यहाँ पर है, ओके, बेटिंग यहाँ पर, और गैम्बलिंग। अभी लॉटरी समझो, हम लोग खरीदते हैं, 500 रुपए का लॉटरी खरीदा, तो 500 रुपए को हम लोग क्या मानते हैं? इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, ऐसा मान के 28% से बैक कैलकुलेशन करना है। अगर हम लोग को आएगा, सिलेबस में है। ओके, 500 का अगर टिकट आप लोगों ने खरीदा तो इसके ऊपर जीएसटी कैसे आएगा? 500 डिवाइड बाय 128 इंटू 100, जो भी कैलकुलेशन रहेगा। ओके, इट विल बी वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉर लॉटरी। क्लियर है? लॉटरी का ऐसे हम लोग वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालते हैं। उसके बाद बेटिंग। ओके, बेटिंग मतलब हम लोगों ने सट्टा लगाया किसी चीज के ऊपर, बेट लगाया कि ये जीतेगा वो जीतेगा। सो बेटिंग इज एज गुड एज हॉर्स रेसिंग। ओके, बेटिंग इज एज गुड एज हॉर्स रेसिंग। तो बेटिंग भी सप्लाई है, हॉर्स रेसिंग भी सप्लाई। अगर हम लोग घोड़े पर पैसा लगा रहे हैं, मालूम है, जॉकी पर पैसा लगाते हैं कि ये जीतेगा वो जीतेगा, तो हॉर्स रेसिंग में जो पैसा जमा होता है ना उसके ऊपर भी जीएसटी आएगा। ठीक है। उसके बाद लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग, कैसीनो। ओके, कैसीनो में ऐसा करते हैं ना, अपना लकी नंबर निकालते हैं। समझ में आ रहा पॉइंट? तो अपन ने बोला कि समझो 33 नंबर आएगा, तो उसको घुमाया, और 33 नंबर आने के पहले वो हम लोग को बेट लगाने के लिए, मतलब उसके ऊपर लगाने के लिए हम लोग को कुछ कॉइन्स परचेस करना पड़ता है। वो तो गवर्नमेंट क्या बोलता है कि कैसीनो में अगर आप लोग पैसा लगा रहे हो, जितना पैसा आप लोग लगाओगे उसके ऊपर भी जीएसटी आएगा। क्योंकि उसके बाद ऑनलाइन मनी गेमिंग। ऑनलाइन मनी गेमिंग मतलब
ड्रीम इलेवन। ओके, जंगली रमी। समझ में आ रहा है का पॉइंट क्या बोल रहा हूँ? देखो, यहाँ पर ना ऑनलाइन गेमिंग नहीं लिखा है। यहाँ पर क्या वर्ड यूज किया है? ऑनलाइन मनी गेमिंग, मतलब कि पैसा लगा के पैसा जीतना। भी ड्रीम इलेवन का गेम मालूम है? उसमें अपन टीम बनाते हैं और अगर जीते तो पैसा मिलेगा। लेकिन कुछ कुछ गेम्स ऐसा रहता है जिसको खेलने के लिए पैसा देना पड़ता है, जैसे सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं ना अपन। पॉइंट समझ में आया? तो हम लोग सब्सक्रिप्शन बाय करने वाले गेम्स का बात नहीं कर रहे। हम लोग किसका बात कर रहे हैं? ऑनलाइन मनी गेमिंग का बात कर रहे हैं। क्लियर है क्या पॉइंट? मतलब पैसा लगा के हम लोग को पैसा ही जीतना है। गेटिंग द पॉइंट? ओके। तो ड्रीम इलेवन वगैरह जो गेम्स रहेगा, इट विल बी सप्लाई, इट विल बी सप्लाई, सप्लाई ऑफ गुड्स की सर्विस ड्रीम इलेवन। ओके, गुड्स की सर्विस। ओके, आंसर इज गुड्स। क्योंकि गुड्स के डेफिनेशन में हम लोगों ने पढ़ा, गुड्स इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम, और एक्शनेबल क्लेम है ना ड्रीम इलेवन। पॉइंट समझ में आएगा? देखो, दिखने में अपने को सर्विस दिखेगा, बट इट इज गुड्स। ऑनलाइन गेमिंग इज सर्विस, बट ऑनलाइन मनी गेमिंग इज गुड्स। अगर समझो कि नहीं, वो प्लेटफॉर्म का सर्विसेज तो जो वेंडर होगा, समझो कि ड्रीम इलेवन का ऐप है, लेकिन ऐप कोई सॉफ्टवेयर वाला बनाएगा, तो सॉफ्टवेयर वाला ड्रीम इलेवन को जो चार्ज कर रहा है वो सर्विस का पैसा। लेकिन ड्रीम इलेवन जो आपसे पैसा ले रहा है, इट इज फॉर गुड्स। एक्चुअली में गुड्स नहीं बिक रहा है, बट एक्शनेबल क्लेम है वो। अगर समझो आप जीत गए, उसने लॉटरी का पैसा अपना, सॉरी लॉटरी, लॉटरी एक्चुअली तो, बट 49 रुपीज का टीम बनाया लेकिन पैसा ही नहीं दिया, तो आप लोग केस कर सकते हो कि क्यों पैसा नहीं दिया करके। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो इसीलिए उसको बोलते हैं एक्शनेबल क्लेम। इट इज सर्विस। टैक्सेबल, टैक्सेबल, हाँ। ओके, ऑनलाइन गेमिंग फॉर एग्जाम्पल, समझो कि मैंने 100 रुपए का सब्सक्रिप्शन बाय किया टू प्ले पबजी। भाई पबजी खेलने का ये पैसा है, समझ में आ रहा है पॉइंट? तो यहाँ पर जीएसटी एज अ सर्विस लगेगा। लेकिन ऑनलाइन मनी गेमिंग अगर रहा ना, मनी गेमिंग, मनी गेमिंग रहेगा तो गुड्स, और अगर ऑनलाइन गेमिंग रहेगा तो सर्विस। समझ में आ रहा है का डिफरेंशिएशन? ओके। ये लॉटरी का फेस वैल्यू है ना, 500 का लॉटरी वैल्यू है, तो 500 के अंदर ही जीएसटी आ गया ऐसा मान के हम लोग निकालते हैं। लगाते हैं उस पर जीएसटी लगता है, लेकिन जो छीनते हैं नहीं, जो लगाते हैं उस पे। इसमें लॉट अपना ड्रीम इलेवन जो पैसा डिपॉजिट किया उस पे, क्योंकि वो हम लोग को अलग से है पूरा। हाँ। ओके, मतलब समझो आप लोगों ने 2,000 रुपया ड्रीम इलेवन के अकाउंट में डिपॉजिट किया, पर टीम बनाया खाली 500 रुपए का, तो भी जीएसटी लगेगा 2,000 पे। ओके, बाद में आएगा सब कुछ। यहाँ तक क्लियर है क्या? ओके। उसके बाद सेवेंथ एंट्री, सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर प्लेस इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, ओके, विदाउट एंटरिंग इनटू इंडिया। मतलब अगर हम लोगों ने क्या किया, हम लोग समझो इंडिया के अंदर है। अब सुनो, ओके, एंट्री नंबर 7। समझो कि हम लोग इंडिया में है। ओके, हम लोगों ने दुबई वाले को ऑर्डर दिया। ओके, और बोला उसको कि चाइना में गुड्स को भेजना है। किधर गुड्स को भेजने का है? ओके, चाइना में अगर मेरे को गुड्स को भेजने का है, ओके, इंडिया में हम लोगों ने उसको ऑर्डर दिया। किसको ऑर्डर दिया हम लोगों ने? इंडिया से किसको ऑर्डर दिया? दुबई वाले को ऑर्डर दिया। क्या बोला उसको? हाँ, चाइना में गुड्स को डिलीवर कर दो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है?
गुड्स नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से नॉन टैक्सेबल टेरिटरी जा रहा है, मगर टैक्सेबल टेरिटरी मतलब इंडिया। इंडिया छोड़ के कोई भी एरिया रहेगा तो क्या बोलेंगे उसको? नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से गुड्स किधर जा रहा है? नॉन टैक्सेबल टेरिटरी विदाउट एंटरिंग इनटू इंडिया। ओके, इंडिया के अंदर आया क्या ये? नहीं आया। अगर इंडिया के अंदर आता और फिर जाता तो उसको हम लोग इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर इंडिया में तो आया ही नहीं। सो दिस ट्रांजेक्शन इज नॉट अ सप्लाई, मतलब गवर्नमेंट जीएसटी इस पे नहीं ले सकती। ओके, पहले से ही बोल के रखा है, नहीं तो क्या सोचेंगे ये लोग, इंडिया वाले ने ऑर्डर दिया ना तो जीएसटी भरेंगे, ऐसा इन लोग के दिमाग में आ सकता है बाद में। तो पहले से क्लेरिफाई कर दिया लोगों ने एक्ट में, मतलब शेड्यूल में। क्लियर है पॉइंट? अब देखो, हाँ, वो उसके बाद है पॉइंट, एट्थ पॉइंट वही है। ओके, ये पॉइंट समझ में आया क्या? ओके, अब देखो, अभी इंडिया वाले का इनकम क्या है इसके अंदर? इंडिया वाले का इनकम क्या है इसके अंदर? हाँ बोलो। ओके, कमीशन, कमीशन उसका इनकम है। ओके, तो दुबई वाला पर्सन जो है ना, वो इसको क्या देगा? कमीशन देगा। इसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडियरी कमीशन। अभी चाइना वाला भी देता होगा। ओके, अभी गवर्नमेंट क्या बोलता है, ये जो इंटरमीडियरी कमीशन है ना, ये तो सप्लाई है। ओके, नॉट अ सप्लाई में लिखा नहीं है, मतलब ये सप्लाई है, पर इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है क्या? इट इज एग्जेम्प्ट सप्लाई। क्या माना जाएगा ये? ओके, ये एग्जेम्प्ट सप्लाई माना जाएगा। एवरीवन क्लियर? इसको क्या मानेंगे हम लोग? एग्जेम्प्ट सप्लाई। ओके, ये एग्जेम्पशन चैप्टर में आएगा। ठीक है, तो इसको, हाँ, नहीं, नहीं तो एक्सपोर्ट नहीं है ये। देखो कैसा है, एक ना सेक्शन आएगा प्लेस ऑफ सप्लाई के चैप्टर में। ओके, सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 8 करके, ये सेक्शन क्या बोलता है, इंटरमीडियरी सर्विस के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ सप्लायर। ओके, इंटरमीडियरी कमीशन के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई इज लोकेशन ऑफ सप्लायर, ऐसा लिखा है उधर। उसका मीनिंग क्या हो गया? हाँ, इंडिया ही प्लेस ऑफ सप्लाई। और अगर इंडिया ही प्लेस ऑफ सप्लाई तो एक्सपोर्ट तो नहीं है, तो नॉर्मली टैक्स लगना चाहिए, पर गवर्नमेंट वाला टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि ये एग्जाम सप्लाई है। ओके, तो इंटरमीडियरी कमीशन के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई इज लोकेशन ऑफ सप्लायर। अगर ये सेक्शन नहीं रहता तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनता? दुबई, क्योंकि अपना जो रिसिपिएंट है वो दुबई का है। तो फिर जीएसटी वैसे भी नहीं लगता, पर इस बार जीएसटी लगने वाला है, इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया, इट इज एग्जाम सप्लाई। तो ये 13(8) ऑफ आईजीएसटी एक्ट है। ओके, हम लोग थर्ड चैप्टर करेंगे, मतलब सप्लाई के बाद चार्ज, चार्ज के बाद प्लेस ऑफ सप्लाई। समझ में? तुम लोगों को नहीं था ना प्लेस ऑफ सप्लाई? समझा पॉइंट? ओके, तो इंटरमीडियरी कमीशन इज सप्लाई बट इट इज एग्जाम सप्लाई, बट जो गुड्स का ट्रांजेक्शन है इट इज नॉट अ सप्लाई। इसको लिखो। हाँ, एक्सप्लेन करो। हाँ, तो इसमें क्या बोलते हैं कि अगर समझो मेरे पास लैंड है, मैं लैंड को अगर ऐसे ही बेचता हूँ तो ये नॉट अ सप्लाई है। लेकिन अगर समझो कि मैं उसके ऊपर थोड़ा काम करके लैंड बेचता हूँ तो गवर्नमेंट बोलता है तो भी लैंड ही है वो। लेवलिंग मतलब कि उबड़ खाबड़ जमीन है, हम लोग उसको प्रॉपर, जो रोड रोलर रहता है मालूम है, ओके, वैसा उसके ऊपर चला के दे रहे हैं, देन ऑल्सो इट इज नॉट अ सप्लाई। तो लिखो। हो गया? हम्म,
फाउंडेशन वाले। इन लोग को देखा हुआ लग रहा है किधर ऐसा। इन लोग को देखा हुआ क्यों लग रहा है, मेरे को समझ में नहीं आया। सब लोग को देखा हुआ लग रहा है। अच्छा हाँ, डेमो लेक्चर हुआ था। हाँ हाँ, मैं वही सोच रहा हूँ, सब देखे हुए क्यों लग रहा है मेरे को। डेमो लेक्चर हुआ था ये लोग का। सब सब्जेक्ट का डेमो लेक्चर था ना। नाउ अंडरस्टूड। अच्छा, स्कॉलर है। कितने लोग हैं? चलो हो गया क्या? बोलो। हाँ, हम लोग सर्विस नहीं ले रहे, हम लोग सर्विस दे रहे हैं। सुनो अभी यहाँ पर देखो, ये कमीशन जो है ना, कमीशन। नहीं नहीं, अपन ने पे नहीं किया। दुबई वाले को हम लोगों ने चाइना का कस्टमर ढूंढ के दिया, तो पैसा मेरे को दुबई वाला देगा। तो मैं सप्लायर हुआ ना। समझा पॉइंट? क्लियर है क्या? ओके, नेक्स्ट। एट्थ एंट्री। तो अलार्म लगाते हो? एट्थ एंट्री। अभी ना ये कस्टम से थोड़ा रिलेटेड है। एक बार यहाँ पर अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। हाँ बोलो। हाँ अभी है ना। हाँ इंटर में बोला था क्या? बरो, क्या बात, याद है, वेरी गुड। ठीक है, तो एंट्री नंबर 8, हाँ फाइनल में। इंटर में नहीं था। एंट्री नंबर 8 के वेयर हाउस गुड्स। पहले हम लोग ना प्रोसेस समझते हैं कि कस्टम्स में प्रोसेस क्या होता है। मैं थोड़ा बेसिक प्रोसेस बता रहा हूँ, अभी समझो। ओके, ये इंडिया है। ओके, ये दुबई है। ओके, हम लोग क्या कर रहे हैं, दुबई से इंडिया में गुड्स को लेके आ रहे हैं। ओके, इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट। अभी इंपोर्ट अगर हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग के पास ना दो ऑप्शन रहता है। इंपोर्ट करने के बाद दो ऑप्शन रहता है हमारे पास। या तो गुड्स को फैक्ट्री में लेके जाओ, कस्टम ड्यूटी भर के। या तो सेकंड ऑप्शन, गुड्स को वेयर हाउस में रखो। अगर आप लोगों के पास फैक्ट्री में अभी जगह नहीं है तो, या तो कस्टम ड्यूटी भरने के लिए अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो क्या करो, अभी के लिए वेयर हाउस में रहने दो, और बाद में जब पैसा आएगा तब उसको निकाल के लेके जाना। दो ऑप्शन है, देखो याद आंसर। पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन, क्लियर फॉर होम कंजम्पशन। ओके, होम कंजम्पशन का मतलब होता है घर पे नहीं है। होम मतलब इंडिया। तो क्लियर फॉर होम कंजम्पशन मतलब कि हम लोग लेके जा रहे हैं फैक्ट्री में, डायरेक्ट फैक्ट्री में लेके जा रहे हैं कस्टम ड्यूटी भर के। ओके, तो इसमें प्रोसेस एकदम सिंपल रहता है, पे ड्यूटी एंड क्लियर द गुड्स। पे ड्यूटी एंड क्लियर द गुड्स। और अभी सेकंड ऑप्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। सेकंड ऑप्शन क्या बोलते हैं देखो, एज पर सेकंड ऑप्शन, ये लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर समझो वेयर हाउस है। ओके, इधर वेयर हाउस है। अभी गुड्स आया है। ओके, वेयर हाउस में हम लोगों ने रख दिया इसको। ओके, अभी ये जो वेयर हाउस है ना, ये वेयर हाउस के अंदर गुड्स पड़ा हुआ है पूरा। अभी हम लोग ना क्लियर नहीं करवा रहे अभी। क्यों नहीं करवा रहे होंगे क्लियर हम लोग? क्लियर क्यों नहीं करवा रहे हम लोग? हाँ, हम लोग के पास कस्टम ड्यूटी भरने को पैसा नहीं है। समझो कि 10 करोड़ का गुड्स आया, और 1 करोड़ का तो ड्यूटी है उसके ऊपर। तो 1 करोड़ भरूंगा तो मेरे को 10 करोड़ का गुड्स लेके जाने मिलेगा।
तो मेरे पास अगर 1 करोड़ ही नहीं है तो मेरे को ना ये गुड्स लेके जाने को नहीं मिलेगा, तो मैं क्या कर दूंगा, गुड्स को वेयर हाउस में रख दूंगा। अभी ये गुड्स क्लियर होने के बाद ना मेरे को बी करके एक पर्सन है उसको बेचने का था। ओके, अभी मैं ए हूं, मैं गुड्स को क्लियर करूंगा तब मैं बी को बेच पाऊंगा, पर अभी मेरे पास ही पैसा नहीं है 1 करोड़ रुपया, तो फिर मैं गुड्स को क्लियर ही नहीं कर पाऊंगा और बी को ही नहीं बेच पाऊंगा। लेकिन बी के पास है 11 करोड़ रुपया, जो भी है बी के पास है, लेकिन बी मेरे को पैसा क्यों नहीं दे रहा है, एडवांस नहीं देगा, वो बोलता है गुड्स मिलेगा तब भी दूंगा। मैंने बोला कि 11 करोड़ दे दो तो मैं 1 करोड़ दे के ड्यूटी भर के गुड्स को छुड़ा लूंगा। वो बोलते कि नहीं, मेरे को गुड्स दो तो ही मैं 11 करोड़ दूंगा। तो हम लोगों ने क्या बोला, एक सोल्यूशन निकाला। इस बी को क्या बोला, एक काम करो, ये गुड्स को ना आप जाओ वेयर हाउस में और आप क्लियर करवा लो, मैं आपको ना ओनरशिप ट्रांसफर करता हूँ। मतलब ये गुड्स जब वेयर हाउस के अंदर था ना, ए ने किसको बेच दिया गुड्स, हाँ ए ने बी को गुड्स को बेच दिया। कहाँ पर बेचा, कौन से स्टेज पे बेचा, हाँ व्हेन द गुड्स वेर इन वेयर हाउस। पहले मतलब पहले क्या सोचा था, कैसे बेचेगा वो, हाँ गुड्स को क्लियर छुड़ाएगा, खुद छुड़ाएगा, क्लियर करेगा और फिर बी को बेचेगा। लेकिन वो करने के लिए उसको क्या भरना पड़ेगा, ड्यूटी। लेकिन ड्यूटी भरने को ए के पास पैसा नहीं है, तो ए ने क्या बोला, बी एक काम करो, मैं आपको गुड्स बेच दिया, ओनरशिप ट्रांसफर्ड, नाउ इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्लियर द गुड्स एंड पे कस्टम ड्यूटी। अभी यहाँ पर बी जब गुड्स को लेने जाएगा तो बी को क्या भरना पड़ेगा, ओके, बी हैज टू पे कस्टम ड्यूटी। समझ में आ रहा है क्या, बी हैज टू पे कस्टम ड्यूटी। तो यहाँ पर गवर्नमेंट बोलता है ये गुड्स जो है ना इंडिया में क्लियर हुआ ही नहीं था। देखो इंडिया में क्लियर होने का मतलब क्या है, कस्टम ड्यूटी भर के गुड्स को निकाला हमने और फिर बेचा तो जीएसटी आता ए और बी के बीच में। अभी हम लोगों ने गुड्स को क्लियर करने के पहले ही बी को सेल कर दी। देखो कस्टम ड्यूटी भरा था क्या, हम लोगों ने नहीं भरा था। कस्टम ड्यूटी जब हम लोग भरते हैं ना, तब गुड्स क्या हो जाता है, इंडिया का पार्ट बन जाता है कि ये इंडिया का हो गया अभी। लेकिन अभी क्या हो रहा है, हाँ हम लोगों ने कस्टम ड्यूटी भरा ही नहीं और गुड्स को किसको सेल कर दिया, बी को। मतलब कि हम लोगों ने इंपोर्ट खत्म होने के पहले बी को बेच दिया। देखो इंपोर्ट खत्म कब होता, जब हम क्लियर करवाते। क्लियर कब करवा सकते, जब हम ड्यूटी भरते। मतलब क्लियर होने के बाद जो भी चीज सेल होता है ना उसके ऊपर जीएसटी आता। लेकिन अभी क्लियर होने के पहले ही क्या हो रहा है, सेल हो रहा है। देयरफॉर दिस इज नॉट लिवेबल टू जीएसटी, दैट इज नॉट अ सप्लाई। समझ में आया पॉइंट, एक बार ये रीड करो। सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स, मतलब कि जो गुड्स वेयर हाउस के अंदर है, टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। मतलब कि गुड्स को क्लियर करने के पहले जब गुड्स वेयर हाउस के अंदर था, वी सोल्ड दोज गुड्स, देन इट इज नॉट अ सप्लाई। आया क्या समझ में, ओके आगे सुनो। उसके बाद सेकंड है, बाय एंडोर्समेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आफ्टर गुड्स हैव बीन डिस्पैच फ्रॉम द पोर्ट ऑफ ओरिजिन लोकेटेड आउटसाइड इंडिया बट बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। मतलब गुड्स इंडिया के अंदर आ गए। देखो इसमें ना दो ट्रांजेक्शन है, बिल टू शिप टू अपन ने किया हुआ ना कभी, तो बिल टू शिप टू मालूम है, बिल टू शिप टू मॉडल। ओके हम लोग बिल किसी और के ऊपर बनाते हैं और डिलीवरी किसी और को देने को बोलते हैं। ओके एक एग्जांपल हम लोग वैसे ही कुछ लेंगे कस्टम्स के एंगल से। समझो कि ये इंडिया है, ओके ये दुबई। देखो अभी यहाँ से गुड्स निकल रहे हैं, हम लोग को महाराष्ट्र में इंपोर्ट करना है, हम लोग को गुड्स बेचना है कोलकाता में। मतलब गुड्स हम लोग को महाराष्ट्र में आएगा, फिर हम लोग क्या करेंगे, कोलकाता में भेजेंगे गुड्स को। समझ में आ रहा है पॉइंट। पर अभी क्या हो रहा है, हम लोगों ने सोचा कि ये गुड्स दुबई से महाराष्ट्र आएगा, महाराष्ट्र से कोलकाता जाएगा, उसमें ना डबल डबल फ्रेट का खर्चा हो रहा है। समझ में आ रहा है, मतलब पहले महाराष्ट्र तक का फ्रेट भरो, फिर महाराष्ट्र से कोलकाता भेजने का फ्रेट भरो। तो हम लोगों ने क्या बोल दिया सेलर को, एक काम करो, ये गुड्स को ना किधर लेके चले जाओ, कोलकाता लेके चले जाओ, मैंने इसको बेच दिया गुड्स। तो ये बंदा क्या करेगा, कोलकाता गुड्स को लेके जाएगा। अब यहाँ पर मैंने इस पर्सन को गुड्स बेचा, कौन से स्टेज पे बेचा, गुड्स आने के बाद बेचा या फिर गुड्स ट्रांजिट में था और बेच दिया, ट्रांजिट में था और बेच दिया। सो दिस ट्रांजेक्शन
of selling of goods by Maharashtra person to Kolkata person before clearance is treated as high sea sales. ओके, हाई सी सेल्स मतलब कि ट्रांजिट में गुड्स को बेच दिया, तो हाई सी सेल्स इज ऑल्सो नॉट लेवेबल टू जीएसटी। कौन समझ में आया? देखो एक और इसके अंदर हम लोग एडिशन करते हैं। मेरे को गुड्स 10 लाख में आने वाला था, मैं उसको 10 लाख में थोड़ी बेचूंगा, मैं उसको 15 लाख में बेच रहा हूँ। नाउ क्वेश्चन इज, कोलकाता वाले को ये जब गुड्स को क्लियर करेगा तब क्या भरना पड़ेगा? कस्टम ड्यूटी भरना पड़ेगा ना गुड्स को क्लियर करने के टाइम पर। नाउ क्वेश्चन इज, कस्टम ड्यूटी वो कौन से वैल्यू पर भरेगा, 10 लाख या 15 लाख? 10 लाख पंजाब पे ही भरेगा। क्योंकि 15 इज द राइट आंसर। देखो गवर्नमेंट क्या बोलता है कि हमेशा लास्ट वैल्यू जो रहेगा ना उस पर जीएसटी आएगा। कौन से वैल्यू पर आएगा? लास्ट वैल्यू। ओके हाँ, नहीं नहीं लेके आना 10 में, लेकिन कोलकाता वाले को तो 15 में बेचने वाला था। 10 पे कस्टम भरता और 15 पे आईजीएसटी भरता, तो अभी एक ही लगेगा 15 पे। हाँ, फ्रेट बच गया और कस्टम ड्यूटी लग गया, और कस्टम ड्यूटी का आईजीएसटी का तो आईटीसी भी मिल जाएगा। समझ में पॉइंट? बिल बनेगा ना? नहीं नहीं, उसके बाद क्या होता है देखो, इधर से जो निकलेगा ना उसके ऊपर 10 लाख है, बराबर है, लेकिन हम लोग ना एक हाई सी सेल्स एग्रीमेंट बनाते। ओके, हाई सी सेल्स एग्रीमेंट और एक इनवॉइस बनेगा, नया इनवॉइस। अभी ये जो कोलकाता वाला है ना, इसको हम लोग कुरियर से ये इनवॉइस भेज देंगे और इसको बिल ऑफ लेडिंग भेज देंगे। ओके, ओनरशिप का डॉक्यूमेंट रहता है, तो ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया, उसका प्रूफ हम लोगों ने कोलकाता को भेज दिया, 15 लाख। ओके, और अभी इस बंदे को भी ना हम लोग वही देंगे डॉक्यूमेंट्स। ओके, भले वो रास्ते में बराबर है, लेकिन जब हम लोग ना मास्टर ऑफ द वेसल को भेजें बोलेंगे ना, देखो ये समझो फेडेक्स का गाड़ी निकला है, तो हम लोग को इसको कांटेक्ट नहीं करना है, हम लोग को किसको कांटेक्ट करना है? इसके ऑफिस में। और जब भी गुड्स डिलीवर करने को जाएगा तभी इसको इसके पास हार्ड कॉपी प्रिंट होगा, इसका ऑफिस उसको दे देगा। तो ये बंदे को जब ये गुड्स देगा ना तब 15 लाख का वैल्यू का इनवॉइस देगा। ओके, और इसके पास भी बिल ऑफ लेडिंग 15 लाख का ही होगा, तो 10 लाख का प्राइस कभी रिवील नहीं आएगा फिर उसको। कौन समझ में आ रहा है? इनवॉइस चेंज हो जाता है। ओके, इसका ऑफिस दे देगा उसको रिवाइज इनवॉइस, कि वो नॉर्मल ट्रेड प्रैक्टिस है। क्लियर है का पॉइंट? ओके, अगर समझो स्टार्टिंग में मैंने उसको बोला रहता निकलने से पहले, अगर समझो दुबई वाले को निकलने से पहले ही मैंने बोला रहता कि कोलकाता में ये माल को भेजने का है, 15 लाख का वैल्यू है। ओके, या तो फिर मैं ही क्या करूंगा, दुबई वाले को बोलूंगा कि गुड्स को कहाँ पर भेज दो, कोलकाता में भेज दो, और जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो मैं देख लूंगा। समझ में आ पॉइंट? तो गुड्स का खाली डिलीवरी मतलब ऐसा डिस्पैच करने का काम दुबई वाला करेगा, लेकिन बाद में जितना भी बिल ऑफ एंट्री वगैरह बनेगा वो सब यहाँ पर 15 लाख का ही बनेगा। क्लियर है पॉइंट? तो मतलब इन सिंपल वर्ड्स, अगर गुड्स इंडिया के अंदर आया नहीं है और उसके पहले ही सेल हो गया तो इट विल बी नॉट अ सप्लाई। क्लियर होगा? और ये आगे का जो है कस्टम्स में सीखे। यहाँ तक क्लियर हो गया? आगे नेक्स्ट, एज पर नोटिफिकेशंस, सर्विसेज बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस अगेंस्ट लाइसेंस फी इज ऑल्सो नॉट अ सप्लाई। देखो फॉर एग्जाम्पल, ओके फॉर एग्जाम्पल, ए करके एक पर्सन है जिसको लिकर का शॉप खोलना है। ओके, लिकर का शॉप खोलना है उसको, समझो, तो उसको लाइसेंस लगेगा। समझ रहा है? लिकर का शॉप खोलने के लिए क्या लगता है? लाइसेंस लगता है। अभी लाइसेंस उसको कौन देता है? गवर्नमेंट देगा। तो यहाँ पर गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्या करता है? लाइसेंस देता है टू ओपन लिकर शॉप। अभी लाइसेंस कौन दे रहा है? गवर्नमेंट दे रहा है।
सो गवर्नमेंट इज ट्रेड एज सप्लायर और रिसिपिएंट। चलो एवरीवन, गवर्नमेंट अगर लाइसेंस दे रहा है तो गवर्नमेंट को क्या मानेंगे, सप्लायर मानेंगे कि रिसिपिएंट मानेंगे? सप्लायर मानेंगे। ओके, क्योंकि लाइसेंस दे रहा है। ए को क्या मानेंगे, रिसिपिएंट। आ रहा का पॉइंट समझ में? अभी ना थोड़ा सा अगर याद रहेगा तो गवर्नमेंट अगर सर्विस देता है तो उसके ऊपर टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। वही गवर्नमेंट सर्विसेज के ऊपर ना रिवर्स चार्ज रहता है। ओके, हम लोग पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, वही है पूरा। तो गवर्नमेंट कभी भी सर्विस देता है ना, गवर्नमेंट क्या बोलता है कि हम लोग को टैक्स वगैरह नहीं भरने का। ओके, हम लोग एकदम छुटकारा पाना चाहते टैक्स से। हम लोग टैक्स लेना चाहते पर भरना नहीं चाहते। आप लोग भरो, हमको मिलना चाहिए। ओके, अगर आप लोग सप्लायर हो तो भी आपको भरना है, आप रिसिपिएंट हो तो भी आपको ही भरना है। तो गवर्नमेंट ऐसा करता है, समझ में आ रहा है पॉइंट? तो अभी यहाँ पर गवर्नमेंट क्या कर रहा है, लिकर शॉप के लिए हमको लाइसेंस दे रहा है, बट जीएसटी किसको भरना पड़ता? ए को भरना पड़ता। ए को भरना पड़ता, बराबर है। अब ए ने क्या सोचा कि मैं क्या बेचने वाला हूँ, लिकर। इसके ऊपर जीएसटी है क्या? नहीं है, नॉट अ सप्लाई। ओके, अपना जीएसटी का डेफिनेशन के बाहर है ना ये। ओके, आउट ऑफ एम्बिट है जी ये लिकर। तो गवर्नमेंट से अगर लिकर पे ही जीएसटी नहीं है, और अगर समझो हम लोगों ने ए से लाइसेंस के ऊपर जीएसटी भरवाया, तो ये आईटीसी वापरेगा किधर? देखो, अगर हम लोग आरसीएम में जीएसटी भरते तो आईटीसी भी मिलता है ना। और अगर आरसीएम का जीएसटी भर दिया ए ने तो इसको यूज किधर करेगा वो, क्योंकि बेच रहा है लिकर। तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, ये ट्रांजेक्शन को भी नॉट अ सप्लाई बोल दिया। ओके, जो लिकर का लाइसेंस आ रहा है, इट इज नॉट अ सप्लाई। एवरीवन क्लियर पॉइंट? तो लिकर का लाइसेंस इज नॉट अ सप्लाई बिकॉज लिकर ही जीएसटी के एम्बिट के बाहर है। आ रहा है क्या समझ में सब लोग को? क्लियर है? तो ये वाला हो गया, इन दोनों को लिख लो पहले। ये पहले बस मतलब जी। हाँ, नहीं लगे। देखो, जीएसटी लगता तो भी आईटी से तो मिल ही जाता बी को। तो जीएसटी वैसे कॉस्ट नहीं बनता, बट खाली मेरे पास अभी पैसा नहीं है गुड्स को क्लियर करने के लिए। बस वो इंटेंशन से हम लोगों ने बी को बोल दिया कि भाई तुम ही क्लियर करवा लो, क्योंकि मैं क्लियर करवाऊंगा तो मेरे को और टाइम लगेगा। तो आप टाइम बचा लो, क्लियर कर लो खुद ही। समझा भाई? वेयर हाउस में जमा करना।
अभी नेक्स्ट एंट्री, अभी अमेंडमेंट है फ्रॉम May 25 एग्जाम्स। ओके, September 25 अदर, मतलब अभी ये रिसेंट अमेंडमेंट है। ओके, अभी ना ये जो पॉइंट लिखा है ना, इसके अंदर दो एंट्रीज है। ओके, यहाँ पर बोले एक स्टेटमेंट है लेकिन दो एंट्रीज है, मैं मार्क करवाता हूँ कहाँ से सेकंड एंट्री चालू हो रहा है। ओके, यहाँ से। देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इट इज फर्स्ट एंट्री, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेकेंड एंट्री, मतलब एंट्री नंबर 9 एंड एंट्री नंबर 10। ओके सर, दो एंट्री इसके अंदर, दोनों सेम लाइंस पे है, इसीलिए मर्ज कर दिया इसको। क्या लिखा है देखो, एक्टिविटी ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ प्रीमियम बिटवीन लीड इंश्योरर एंड को इंश्योरर इज नॉट अ सप्लाई। ओके, एक्टिविटी ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ प्रीमियम बिटवीन लीड इंश्योरर एंड को इंश्योरर। ओके, एक एग्जांपल के साथ हम लोग समझते हैं इसको। अभी फॉर एग्जांपल, आप लोग का घर समझो 1.5 करोड़ का घर है। अभी इसका इंश्योरेंस रहेगा। ओके, हर साल अपन इंश्योरेंस पे करते हैं, बराबर। तो ये घर का इंश्योरेंस हम लोग पे कर रहे हैं, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी को ना थोड़ा रिस्क रहता है। ओके, इंश्योरेंस कंपनी क्या सोचता है कि पूरा प्रीमियम में ले लूंगा, ये तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अगर समझो घर को कुछ हो गया, मतलब कि जल गया वगैरह कुछ भी हो गया, तो इसमें हम लोग को पूरा सम इंश्योर्ड जो है ना, सम अश्योर्ड, वो पूरा देना पड़ेगा। कौन समझ में आ रहा है? देखो, समझो कि आपने 4 प्रीमियम पे किया और बाद में आपके सोसाइटी में आग लग गया, तो पूरा का पूरा जो क्लेम रहेगा वो एक ही इंश्योरेंस कंपनी को आपको देना पड़ेगा। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करता है, साथ में ना एक को इंश्योरर को रखता है। को इंश्योरर मतलब कि ये और ये दोनों जन प्रीमियम बांट लेंगे। ओके, दोनों जन क्या करेंगे, प्रीमियम बांट लेंगे। मतलब क्या, देखो समझो कि बजाज इंश्योरेंस, ओके, बजाज इंश्योरेंस ये आपका मेन इंश्योरेंस है, और को इंश्योरर जो है ना, समझो कि स्टार इंश्योरेंस। ओके, इस तरीके से बजाज इज मेन एंड स्टार इज को। अभी यहाँ पर आप लोगों से पेमेंट इंश्योरेंस का, इंश्योरेंस प्रीमियम का, वो बजाज लेता है से 1 लाख रुपीज पर ईयर। तो 1 लाख रुपीज प्लस जीएसटी लिया, 1,18,000। अभी बजाज क्या करता है, ये को इंश्योरर है, तो इसको प्रीमियम देता है वो। समझो कि 30% प्रीमियम इसको दिया। ओके, 1 लाख रुपीज मिला, ये लोग बांट रहे हैं। देखो, दोनों जन का बिजनेस है। तो यहाँ पर लीड इंश्योरर मतलब कि जो मेन इंश्योरर है वो बजाज है, और को इंश्योरर कौन है, स्टार है। तो समझो 30,000 रुपीज इसको दिया, मतलब अगर घर जल भी गया ना, तो क्लेम का 30% स्टार देगा और 70% कौन देगा, बजाज देगा। मतलब जो प्रपोर्शन में ये लोग प्रीमियम एंजॉय कर रहे हैं, उस प्रपोर्शन में रिस्क भी लेना पड़े। तो यहाँ पर समझो इंश्योरेंस कंपनी ने इसको 30,000 रुपीज दिया, को इंश्योरर के हाथ में पैसा आ रहा है। गवर्नमेंट से को इंश्योरेंस को जो पैसा मिल रहा है ना, ओके, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, प्रोवाइडेड बजाज ये 18,000 रुपया भरता है। क्योंकि देखो, 1 लाख रुपीज मिला, 18,000 मिला, उस 1 लाख में से ही वो 30,000 शेयर कर रहा है। तो गवर्नमेंट से इसकी ये जो 1 लाख है ना, इसके ऊपर ऑलरेडी जीएसटी आ गया, और 30,000 उसी का पार्ट है, तो वापस क्यों जीएसटी आना चाहिए। तो यहाँ पर दिस 30,000 हैज ट्रीटेड एज नॉट अ सप्लाई। क्लियर है क्या? समझा है का ट्रांजेक्शन क्या हुआ? एवरीवन क्लियर? ओके, अभी आगे, ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू सीडिंग कमीशन और री इंश्योरेंस कमीशन बिटवीन इंश्योरर एंड री इंश्योरर। ओके, सीडिंग कमीशन क्या रहता है देखो, अभी ये तो हो गया को इंश्योरर एंड को इंश्योरर। अभी हम लोग री इंश्योरेंस कमीशन का बात कर रहे हैं। देखो क्या रहता है, समझो कि इतना बड़ा घर है, ओके, तो ये घर का इंश्योरेंस हम लोग करवा रहे हैं। तो घर का इंश्योरेंस समझो बजाज ने किया, खाली बजाज है,
ओके, खाली बजाज है। 1 लाख रुपीज का इसने क्या किया, इंश्योरेंस करवा दी। ओके, 1 लाख रुपीज का इसने क्या किया, इंश्योरेंस किया। अभी बजाज को भी डर रहता है। क्या डर रहता है? अगर समझो घर को आग लग गया तो पूरा का पूरा मेरे को देना पड़ेगा। तो बजाज क्या करता है, वो खुद के इंश्योरेंस को भी इंश्योरेंस करवाता है। देखो मतलब इन शॉर्ट ये पूरा डर का धंधा है। क्योंकि बजाज को क्या लग रहा है कि अगर समझो कुछ हो गया तो मेरे को पूरा देना पड़ेगा। तो उससे अच्छा मैं क्या करता हूँ, मैं फर्दर इसको इंश्योरेंस करवा डालता हूँ। तो बजाज गया समझो कोटक के पास और बोलता है कि मेरे इस इंश्योरेंस को इंश्योर करो। तो इसको हम लोग बोलते हैं री इंश्योरेंस। कौन समझ में आया क्या? तो इंश्योरेंस का इंश्योरेंस को हम लोग बोलते हैं री इंश्योरेंस। अब यहाँ पर क्या लिखा है, सीडिंग कमीशन। क्या होता है देखो, बजाज जो है ना, ये इसको समझो 40,000 का प्रीमियम दे रहा है। फॉर वॉट? फॉर री इंश्योरेंस। फॉर री इंश्योरेंस। अभी कोटक क्या करता है, बजाज को इस 40,000 में से कुछ पैसा वापस कर देता है एज अ कमीशन। समझो कोटक ने इसको 10,000 रुपीज वापस कर दिया एज अ कमीशन। क्यों कमीशन दे रहा है कोटक को, कोटक बजाज को? हाँ ओके, उसने इंश्योरेंस लाके दिया। देखो नहीं तो कोटक को कुछ भी रेवेन्यू नहीं था। अभी बजाज की वजह से कोटक को 40,000 का रेवेन्यू आना चालू हो गया। तो यहाँ पर कोटक क्या करता है, खुश होके बजाज को कमीशन देता है। उस कमीशन को हम लोग बोलते हैं सीडिंग कमीशन। क्या बोलते हैं उसको? सीडिंग कमीशन। तो दिस 10,000 इज कॉल्ड एज ओके सीडिंग कमीशन। समझ में आ रहा है पॉइंट? सबको क्लियर है क्या? ओके, तो अभी ये सीडिंग कमीशन के ऊपर भी कोई जीएसटी नहीं आया। ओके, दिस इज treated as नॉट अ सप्लाई। लेकिन गवर्नमेंट ने री इंश्योरेंस प्रीमियम के बारे में कुछ भी बोला नहीं है। मतलब कि दिस री इंश्योरेंस प्रीमियम इज लेविएबल टू जीएसटी, मतलब इसके ऊपर जीएसटी लगेगा। ओके, 40,000 के प्रीमियम के ऊपर जीएसटी लगेगा। ओके, सीडिंग कमीशन के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि 40,000 का प्रीमियम मिला और उसमें से ही 10,000 दे दिया। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? देखो ध्यान से देखो, बजाज ने इसको कितना रुपया दिया, 40,000 प्लस जीएसटी दिया 7,200। ओके, अभी कोटक क्या करता है, ये 40,000 प्लस 7,200 मिला, इसमें से कितना 10,000 रुपीज दे देता है किसको, बजाज को। बोलता है कि ये लो रख लो आप लोग कमीशन। पॉइंट समझा? तो यहाँ पर गवर्नमेंट से जिसके ऊपर जीएसटी ऑलरेडी लग चुका है, ओके, उसी में से ये जा रहा है और उसी का पार्ट है ये। समझ में आया क्या पॉइंट? ये प्रीमियम मिला तो ही तो कमीशन दिया। क्लियर है पॉइंट? तो यहाँ पर दिस 10,000 इज नॉट लिवेबल टू जीएसटी, नॉट अ सप्लाई। 40,000 पे जीएसटी लगेगा क्योंकि ये सेपरेट इंश्योरेंस हो गया वापस से। तो ये यहाँ पर भी सेपरेट इंश्योरेंस है। क्लियर है? तो बजाज को आईटीसी मिलेगा टू पे 18,000। कौन सा आईटीसी मिलेगा? कोटक इसको चार्ज करेगा ना। देखो ट्रांजेक्शन क्या क्या हो रहा है। पहला ट्रांजेक्शन समझो हम लोग ए करके पर्सन लेते हैं। पहला ट्रांजेक्शन, हाँ हाँ हाँ, बरोबर। तो पहला ट्रांजेक्शन बजाज ने किसको इंश्योरेंस बेचा? हाँ, तो ए को बेचा। तो यहाँ पर 18,000 का बजाज का लायबिलिटी क्रिएट हो गया। लायबिलिटी। ओके, सेकंड, कोटक ने बजाज को इंश्योरेंस बेचा। इसको हम लोग स्पेसिफिकली क्या बोलते हैं, री इंश्योरेंस। तो इसके ऊपर भी जीएसटी आया। तो 7,200 ओके इज आईटीसी फॉर बजाज और लायबिलिटी फॉर कोटक। पॉइंट समझा? और तीसरा ट्रांजेक्शन, सीडिंग कमीशन। ओके, बजाज को मिल रहा है सीडिंग कमीशन, तो बजाज इज सप्लायर, तो बजाज टू कोटक। ओके, क्या सीडिंग कमीशन 10,000, दिस इज नॉट अ सप्लाई। सबको समझ में आ रहा है? क्लियर? दोनों ट्रांजेक्शन, पहला ट्रांजेक्शन था को इंश्योरर और लीड इंश्योरर का, और दूसरा ट्रांजेक्शन किसका था, सीडिंग कमीशन का था। सीडिंग कमीशन। गेटिंग द पॉइंट? चलो इसको लिखो। तो अपना शेड्यूल नंबर 3 पूरा कंप्लीट हो। अच्छा, एक पॉइंट बाकी है मेरे को याद दिला।
ये लिख लो।
हेलो हेलो। यहाँ पर देखो, अभी एक लास्ट पॉइंट अपना बाकी है, वो खत्म करते। सर्विसेज बाय वे ऑफ एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू फंक्शन entrusted to पंचायत under article number 243G or 243W shall be neither treated as supply of goods nor supply of services। देखो, मतलब कि जो पंचायत वगैरह होता है ना, म्यूनसिपालिटी, बेसिकली पंचायत मतलब म्यूनसिपालिटीज। तो म्यूनसिपालिटीज जो ये आर्टिकल के अंडर अगर कुछ काम करती है, ओके, उन कामों को ये लोग बोलते हैं नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। एग्जाम्पल, मालूम है घर पे कचरे का गाड़ी वगैरह आता था एक टाइम पर। अभी तो कचरे वाले आते हैं, अपन कचरे वाले को देते और लोग गाड़ी में डालते। ओके, तो जिधर ना ऐसा रो हाउस रहता है ना, उधर घंटा गाड़ी आता है, मालूम है ऐसा, घंटी गाड़ी कुछ बोलते हैं ऐसा। देखा कभी घंटा गाड़ी? देखा कभी? और घंटा गाड़ी मतलब कि अपने घर पे कचरे का पूरा गाड़ी आता है, उसमें अपने को डालने का और फिर आगे जाते हैं। और आजकल तो अपने घर, मतलब अपने घर पे कचरे वाली लेके जाती है, क्योंकि वो लोग बहुत सारा पूरा कचरा करके फिर वो लोग डालते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो म्यूनसिपालिटी है ना, वो क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है? ओके, वेस्ट मैनेजमेंट। और वेस्ट मैनेजमेंट सर्विस इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल नंबर 243G एंड W। तो यहाँ पर म्यूनसिपालिटी जो अपने को सर्विस दे रहा है ना, इट इज नॉट अ सप्लाई। ओके, म्यूनसिपालिटी जो अपने को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ये वेस्ट का, वेस्ट मैनेजमेंट, इट इज नॉट अ सप्लाई। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? और डंपिंग ग्राउंड बनाते हो लोग, डंपिंग ग्राउंड को हम लोग को यूज करने मिलता है। ओके, तो ऑल दीज एक्टिविटीज फॉल अंडर आर्टिकल नंबर 243G एंड W। ओके, और एक एग्जांपल लेते हैं। समझो कि मेरे को बिल्डिंग बनाने का है, तो मेरे को परमिशन लेना पड़ेगा। ओके, MCGM से। बोलो MCGM, अपना लोकल अथॉरिटी। तो MCGM अपने को क्या देता है? परमिशन देता है कि आप लोग क्या करो, यहाँ पर बिल्डिंग बनाओ। तो उसके लिए हम लोग को पैसा देना पड़ेगा उसको। तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या बोलता है, वो लोग जो भी काम करते हैं एज पर आर्टिकल नंबर 243G एंड 243W, दे आर नॉट अ सप्लाई। क्योंकि ये लोग ना एज अ पब्लिक अथॉरिटी काम कर रहे हैं, मतलब कि सोवरेन फंक्शन है उन लोग का। मतलब ये काम इन लोग को छोड़ के कोई और कर ही नहीं सकता है। गवर्नमेंट ने म्यूनसिपालिटी को ही सौंपा है ये काम। अभी हमने, मेरे को बिल्डिंग बनाने का है, मैं रिलायंस के पास थोड़ी जाऊंगा पूछने को कि इधर बिल्डिंग बनाओ कि नहीं बनाओ। मैं किसको पूछूंगा? म्यूनसिपालिटी को पूछूंगा कि मेरे को इधर बिल्डिंग बनाना है, परमिशन दो, चार्जेस बताओ। ओके, सो जो भी सर्विसेज म्यूनसिपालिटी प्रोवाइड करता है, पंचायत प्रोवाइड करता है, ओके, कंटेनमेंट बोर्ड बोलते हैं ना अपन जिसको, कंटेनमेंट बोर्ड। तो वो सब जो सर्विस प्रोवाइड करता है एज पर दीज आर्टिकल्स, इट विल बी नाइदर ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ओके, नॉट अ सप्लाई। तो एक बार हम लोग क्विकली पूरा शेड्यूल 3 रिवाइज करेंगे। सबसे पहला, अच्छा एक काम करते हैं, जितना अब तक सीखा पूरा रिवाइज कर लेते हैं। शेड्यूल 1 2 3 और जो भी, 2 मिनट लगेगा। सुनो, सप्लाई होने के लिए ओके, दो चीज का होना जरूरी है, दैट इज कंसिडरेशन एंड बिजनेस पर्पस। ओके, ये दोनों रहेगा तो ही हम लोग का एक्टिविटी क्या माना जाएगा? सप्लाई माना जाएगा। दोनों होना चाहिए। लेकिन समझो कि अगर अपने ट्रांजेक्शन में कंसिडरेशन नहीं है, ओके, और बिजनेस है, तो फिर हम लोग को क्या चेक करना है? शेड्यूल 1। ओके, शेड्यूल 1 के हिसाब से अगर फॉल करेगा तो ही वो क्या माना जाएगा? सप्लाई माना जाएगा। शेड्यूल 1 के अंदर देर वेर 4 एक्टिविटीज, जिसको हम लोग बिना कंसिडरेशन के भी सप्लाई मानते थे। सबसे पहला, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट वेयर ITC हैज बीन अवेल्ड। ओके, उसके बाद दूसरा, सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंग पर्सन। डिस्टिंग पर्सन मतलब क्या था? सेम पैन बट डिफरेंट GST नंबर। दो अलग स्टेट रहेगा तो दो अलग नंबर रहेगा ही, लेकिन अगर एक स्टेट रहेगा तो भी नंबर ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस ज्यादा रहेगा तो अलग अलग नंबर हो सकता है। उसमें एक एक्सेप्शन था, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गिफ्ट दिया अप टू ₹50,000, इट इज नॉट अ सप्लाई। बराबर है? ओके। उसके बाद तीसरा था प्रिंसिपल एजेंट ट्रांजेक्शन। ओके, अगर समझो एजेंट खुद के नाम पे बिल बना के आगे बेच रहा है, तो प्रिंसिपल ने जो भेजा उसको सप्लाई मानेंगे, अदरवाइज सप्लाई नहीं मानेंगे। उसके बाद था इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। ओके, विदाउट कंसिडरेशन रहेगा तो रिलेटेड पार्टी एंड बिजनेस पर्पस दोनों रहेगा तो सप्लाई, और अगर कंसिडरेशन रहेगा तो वैसे ही सप्लाई है।
बट बिजनेस पर्पस का रहेगा तो टैक्सेबल सप्लाई, पर्सनल पर्पस रहेगा तो एग्जेम्प्ट सप्लाई। क्लियर है? ओके। उसके बाद शेड्यूल 2 हम लोगों ने किया। ओके, ये कुछ खास नहीं था, इसके अंदर क्लासिफिकेशन था गुड्स और सर्विस के बीच में। इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे। रेस्टोरेंट को क्या बोलेंगे? सर्विस। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट को सर्विस। हायर परचेस गुड्स। लीजिंग सर्विस। गुड्स ऑफ बिजनेस यूज पुट टू प्राइवेट यूज सर्विस। समझ में आ रहा है अपन? उसमें एक स्पेशल पॉइंट पड़ा था, सीजेस टू बी टैक्सेबल पर्सन। मतलब अगर हम लोग बिजनेस कर रहे हैं और बीच में बंद कर रहे हैं, तो जितना भी स्टॉक बचा है वो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा खुद को। ओके, लेकिन उसके दो एक्सेप्शंस। अगर बिजनेस हम लोगों ने बेच दिया एज अ गोइंग कंसर्न, तो उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं आएगा। दूसरा, हाँ, जब सेल करेगा तब जीएसटी आएगा। दूसरा, लीगल हेयर और पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव, उसको दे दिया तो भी जीएसटी नहीं आएगा। क्लियर? उसके बाद अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, वो सप्लाई मानेंगे, लेकिन अगर आफ्टर सीसी रहेगा तो नॉट अ सप्लाई। क्लियर है यहाँ तक? जॉब वर्क सर्विस। सर्विस समझ में आया क्या? ओके। उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया शेड्यूल 3। ओके, शेड्यूल 3 सबसे पहला एम्प्लॉयमेंट सर्विस, दूसरा कोर्ट और ट्राइब्यूनल, थर्ड एमपीएमएलए, फोर्थ फ्यूनरल बरियल, क्रेमेटोरियम मॉर्चुरी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज्ड, फिफ्थ सेल ऑफ लैंड एंड कंप्लीटेड बिल्डिंग, सिक्स्थ एक्शनेबल क्लेम अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। कौन से थे स्पेसिफाइड? लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग, कैसीनो, ऑनलाइन मनी गेमिंग। उसके बाद सेवेंथ, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू नॉन टैक्सेबल टेरिटरी विदाउट गुड्स एंटरिंग इनटू इंडिया। और लास्ट वेयर हाउस वाला था। ओके, 8 वाला था वेयर हाउस गुड्स, और 8 का जो बी था वो हाई सी सेल्स टाइप था। ओके, उसके बाद एक अमेंडमेंट अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा। ओके, इसके अंदर इंश्योरेंस का जो को इंश्योरर को पैसा जा रहा है वो नॉट अ सप्लाई, और जो सीडिंग कमीशन है दैट इज ऑल्सो नॉट अ सप्लाई। और एक लाइसेंस का पॉइंट हम लोगों ने देखा, अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस बेचने का जो पैसा है, लाइसेंस इज ऑल्सो नॉट अ सप्लाई। समझ में आया पॉइंट? और एक पॉइंट, आर्टिकल नंबर 243 जी और 243 डब्ल्यू, क्योंकि ये आर्टिकल के तहत अगर पंचायत ने कोई सर्विस दिया इट इज नॉट अ सप्लाई। आएगा पॉइंट समझ में? तो अपना शेड्यूल 1, 2, 3 और सेक्शन नंबर 7 पूरा कंप्लीट हो गया। सेक्शन नंबर वाइज हम लोग एक बार बात करते हैं। ओके, सेक्शन नंबर 7(1)(a). ओके, ये सेक्शन बोलता है कंसिडरेशन और बिजनेस पर्पज होना चाहिए। 7(1)(b) बोलता है बिजनेस पर्पज नहीं रहेगा तो भी चलेगा, बट इंपोर्ट ऑफ सर्विस ओके फॉर कंसिडरेशन होना चाहिए, तो सप्लाई। समझ में आ रहेगा पॉइंट? तो बिजनेस पर्पज अगर ओके अगर बिजनेस पर्पज नहीं भी है तो भी उसको क्या मानेंगे हम लोग? हाँ, बिजनेस पर्पज अगर नहीं भी है तो भी हम लोग सप्लाई मानते हैं। लेकिन ये कौन सा चीज के लिए? इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर ओके फॉर कंसिडरेशन। उसका तीसरा था 7(1)(c), शेड्यूल 1 का ट्रांजेक्शन्स। ओके, शेड्यूल 1 का ट्रांजेक्शन्स आर ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ देर इज ओके नो कंसिडरेशन। उसके बाद सेक्शन नंबर 7(1)(a), ओके दैट इज शेड्यूल 2, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। उसके बाद सेक्शन नंबर 7(2), शेड्यूल 3, ओके एक्टिविटीज एज ट्रीटेड एज नॉट अ सप्लाई। तो ये हम लोग का सेक्शन वाइज बात हो गया। क्लियर है क्या? हाँ, इसको लिखो, खाली सेक्शन वाला नंबरिंग लिख दो खाली, बस ये वाला मत लिखो।